नमस्कार। सोचिए, रेत के कण से भी छोटा एक शहर, उसमें बिजली घर, रास्ते, कारखाने, नक्शों की लाइब्रेरी, यहां तक कि बॉर्डर कंट्रोल भी। अजीब लगता है ना? पर यही है एक कोशिका, सेल, जीवन की सबसे छोटी पर शायद सबसे ताकतवर इकाई। आज का डीप डाइव इसी कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी पर है। हम समझेंगे जीवन के इन नन्हे बिल्डिंग ब्लॉक्स को। तो हमारा मिशन क्या है? बस इस छोटी सी दुनिया को खंगालना। ये मिली कैसे, होती कितनी तरह की हैं, और विज्ञान और हमारे लिए नैतिकता के लिहाज से ये इतनी जरूरी क्यों है? बिल्कुल, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कोशिका वो असल में सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब जिंदगी के सारे जरूरी काम करने की काबिलियत रखती है। और इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है, साइटोलॉजी, वो हमें इन बेसिक चीजों को समझने में मदद करता है। दिलचस्प बात यह है कि सेल शब्द आया है लैटिन के सेलुला से, जिसका मतलब है छोटा कमरा। हाँ, वो रॉबर्ट हुक वाली कहानी 1665 में उन्होंने कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसे खाने देखे थे, खाली कमरे। हाँ, शुरुआत में कॉर्क में तो खाली ही दिखे थे, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने जीवित पौधों की कोशिकाओं को भी देखा और पाया कि वे रसों से भरी हुई थीं। अच्छा। पर असली गेम चेंजर थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। करीब 10 साल बाद 1674 में उन्होंने अपने वो काफी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी में जिंदा तैरते हुए एनिमल्क्यूल्स देखे, छोटे छोटे जानवर। एनिमल्क्यूल्स मतलब जैसे बैक्टीरिया? हाँ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वो सब। ये पहली बार था जब किसी ने कोशिका के अंदर की हलचल, उसकी जिंदगी को देखा था। बहुत बड़ी बात थी ये। तो पहले कमरे दिखे, फिर उनमें रहने वाले किराएदार। लेकिन इन टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर, एक सिद्धांत बनाने में करीब 2 सदियां लग गईं। ऐसा क्यों? सही कह रहे हैं। माइक्रोस्कोप बेहतर हुए और ज्यादा लोगों ने देखना शुरू किया। फिर 1838-39 में श्लाइडन, जो पौधों पर काम कर रहे थे, और श्वान, जो जंतुओं पर, उन्होंने मिलकर कहा कि भाई सारे पौधे और जानवर कोशिकाओं से ही बने हैं और कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है। एक तरह से जीव विज्ञान को जोड़ने वाला विचार था ये। हाँ, ये तो बड़ा कदम था, लेकिन उनकी थ्योरी में भी एक झोल था शायद। कोशिका बनती कैसे है, इस पर वो थोड़ा चूक गए। वो सोचते थे कोशिकाएं जैसे क्रिस्टल बनते हैं ना, वैसी अपने आप बन जाती हैं। अच्छा, यहीं पर फिर रुडोल्फ विर्चो आए। वो मशहूर कथन उन्हीं का है ना? बिल्कुल। 1855 में विर्चो ने मामला साफ किया। ओमने सेलुला ई सेलुला, मतलब हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। एकदम सिंपल। इसने ना सिर्फ कोशिका बनने की पहेली सुलझाई, बल्कि वो जो अपने आप जीवन पैदा होने, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का आइडिया था ना, उसे भी खत्म कर दिया। ये कोशिका सिद्धांत का तीसरा और कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण पिलर बना। ठीक है, तो सब कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से आती हैं, पर क्या वो सब एक जैसी होती हैं? स्रोत 2 मुख्य तरह की कोशिकाओं की बात करते हैं, पौधे वाली और जानवर वाली, पादप और जंतु कोशिकाएं। इनमें मोटे मोटे अंतर क्या हैं? देखिए, दोनों ही यूकैरियोटिक हैं, मतलब जटिल कोशिकाएं हैं जिनमें न्यूक्लियस और दूसरे अंगक होते हैं, लेकिन उनके काम अलग हैं तो बनावट भी अलग है। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर एक मजबूत कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, सेलुलोज की बनी हुई, सहारा देने के लिए। अच्छा। और उनमें होते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए। साथ ही उनमें एक बहुत बड़ी सेंट्रल रसधानी, वैक्यूल होती है, पानी जमा करने और कोशिका को फुलाए रखने के लिए। और जंतु कोशिकाओं में ये सब नहीं होता? नहीं, उनमें सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, और वैक्यूल या तो बहुत छोटी होती हैं या होती ही नहीं। लेकिन हाँ, जंतु कोशिकाओं में तारक काय, सेंट्रियोल्स होते हैं, जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। ये ज्यादातर पौधों में नहीं मिलते। ये बनावट के अंतर तो ठीक है, लेकिन कोशिका की कहानी सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखने वाली चीजों की नहीं है। इसमें इंसान भी जुड़े हैं, नैतिकता भी। और यहीं पर हेनरिएटा लैक्स की कहानी आती है, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। ये कहानी विज्ञान और नैतिकता दोनों को छूती है। हाँ, ये बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण कहानी है। 1951 में हेनरिएटा मैक्स नाम की एक महिला थी। उनके कैंसर ट्यूमर से कोशिकाएं ली गईं, उनकी जानकारी या सहमति के बिना। और कमाल ये हुआ कि ये कोशिकाएं वो प्रयोगशाला में मरी नहीं रही थीं, वो लगातार बढ़ती जा रही थीं, विभाजित होती जा रही थीं। मतलब हमेशा के लिए? हाँ, एक तरह से अमर।
ये पहली अमर मानव कोशिका लाइन बनी। इन्हें नाम दिया गया हीला सेल्स, हेनरिएटा लैक्स के नाम के पहले 2 अक्षर लेकर। और इन हीला कोशिकाओं ने तो जैसे चिकित्सा में क्रांति ला दी। पोलियो का टीका बनाने में इनका इस्तेमाल हुआ। कैंसर रिसर्च, जेनेटिक्स, ये पता लगाने में कि इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एड्स रिसर्च, यहां तक कि हाल में कोविड-19 वैक्सीन बनाने में भी इनका योगदान रहा है। अविश्वसनीय। ये तो कमाल की बात है, वैज्ञानिक नजरिए से जबरदस्त। लेकिन इसके पीछे एक इंसानी पहलू भी है। उनके परिवार का क्या, उन्हें पता था? यही तो दुखद पहलू है। सालों तक उनके परिवार को पता ही नहीं था कि हेनरिएटा की कोशिकाएं दुनिया भर के लैब्स में इस्तेमाल हो रही हैं, और उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि इन कोशिकाओं से बहुत पैसा कमाया गया। ये तो बहुत गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मरीज की गोपनीयता और मेडिकल रिसर्च में न्याय और बराबरी, ये सारे मुद्दे हीला सेल्स की कहानी से जुड़े हैं। इसने आधुनिक मेडिकल एथिक्स, खासकर इंसानी जैविक सामग्री के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये याद दिलाता है कि विज्ञान की तरक्की को इंसानियत और सम्मान से अलग नहीं किया जा सकता। तो हमने कोशिका की खोज से शुरुआत की, फिर उसके मूल सिद्धांत समझे, पौधों और जानवरों की कोशिकाओं का फर्क देखा, और फिर हीला कोशिकाओं की ये शक्तिशाली लेकिन जटिल कहानी भी जानी। हाँ, और कहानी आगे भी बढ़ रही है। स्रोत इशारा करते हैं आधुनिक तकनीकों की तरफ, जैसे स्टेम सेल रिसर्च है और जीन एडिटिंग, खासकर CRISPR-Cas9। ये तकनीकें हमें कोशिकाओं को सिर्फ समझने तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि अब हम उन्हें एक तरह से इंजीनियर भी कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं। इंजीनियर मतलब हम जीवन के कोड को बदल सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचने की जरूरत है। जब हम जीवन के इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को बदलने, उन्हें फिर से डिजाइन करने की ताकत पा लेते हैं, तो फिर प्राकृतिक और कृत्रिम के बीच वो लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल।